मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को बच्चों को दिखाएं और अच्छी तरह से उनको समझाने की कोशिश करें, सहयोग करें उनका। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका नाम है मानव अधिवास। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मानव अधिवास है। देखो, मानव मनुष्य संसार में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है और ये बुद्धिजीवी प्राणी अपनी कौशल के आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण करता है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य प्रकृति में जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में उसका उपयोग करता है और उपयोग के जरिए विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है। तो मनुष्य जिन भूदृश्यों का निर्माण करता है उनमें एक आता है मानव अधिवास, क्योंकि मनुष्य का जीवन अधिवास के बिना संभव नहीं है, क्योंकि उसको रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है, विश्राम करने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। तो हम बात करते हैं अधिवास की। तो अधिवास क्या होता है कि मनुष्य अपने बसाव के लिए, रहने के लिए जो घर बनाता है, जो मकान बनाता है, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, उनको हम आवास कहते हैं। उनको तो क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। और इन आवासों का जो सम्मिलित रूप होता है या घरों के का जो समूह होता है, इनको हम सम्मिलित रूप से अधिवास कहते हैं। तो एक शॉर्ट रूप में हम देखें कि अधिवास क्या है। तो अधिवास घरों का समूह होता है जिसमें मनुष्य निवास करता है। देखो, अधिवास को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। हम यहाँ पर अधिवास की बात करते हैं तो अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर देखिए कि अधिवास एक अस्थायी अधिवास होता है और एक आपका स्थायी अधिवास होता है। अस्थायी का मतलब ऐसा होता है कि ये यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग हैं ये कुछ समय के बाद या कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। और स्थायी का मतलब क्या होता है कि ये लोग अब विकास कर चुके और विकास के दौरान अपने स्थायी घर बना लिए और कृषि करने लग गए, पशुपालन करने लग गए और स्थायी रूप से रहने लग गए। तो हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो पहला अपन ने प्रकार लिया है तो अस्थायी अधिवास होता है। अस्थायी अधिवास का मतलब क्या है? जैसे मनुष्य पहले हम बात करते हैं उस समय की आदिकाल में मानव अस्थायी अधिवास बना करके रहता था। आदिकाल में मानव अस्थायी अधिवास बना करके रहता था। जब उनके द्वारा पाले जाने वाले जानवर, मुख्य रूप से पहले क्या पालते थे? वो जानवर पालते थे शिकार के लिए या अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उनके द्वारा पाले गए पशुओं के लिए उस स्थान पर जब चारा खत्म हो जाया करता था, समाप्त हो जाता था, तो ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए, अपने पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते थे। तो इस प्रकार से ये लोग स्थायी रूप से एक जगह निवास नहीं करते थे, स्थान छोड़ करके अन्य स्थान पे यानी नए स्थान की खोज में लगे रहते थे। इसलिए इस प्रकार के अधिवास को अस्थायी अधिवास कहते हैं। अब ये अस्थायी अधिवास है, ये पशुपालन के लिए नहीं हुआ करते थे, ये आखेट के लिए भी हुआ करते थे। पहले के लोगों की आजीविका क्या थी? आखेट करना और आखेट के द्वारा अपना भोजन संग्रह करना और उसका उपयोग भी करना। जब जैसे मान लो लोग आखेट करते थे और एक स्थान पर जब आखेट के लिए जानवर समाप्त हो जाया करते थे तो नए क्षेत्र की खोज करते और नए क्षेत्र में पलायन कर जाते थे। तो इस प्रकार से इनका स्थान चेंज होता था और इसीलिए इस प्रकार के अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहते हैं। आप नोट्स में लिख सकते हैं कि आदिकाल में मानव अस्थायी अधिवास बनाकर रहता था। जब उनके द्वारा पाले गए पशुओं के लिए उस स्थान पर चारा समाप्त हो जाता था तो अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते थे। इसे अस्थायी अधिवास कहते हैं। यह अधिवास केवल पशुओं के लिए नहीं हुआ करता था, यह अधिवास
शिकार के लिए, जानवरों के लिए भी किया जाता था। इस प्रकार से ये अस्थायी अधिवास था। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार कौन सा है? स्थायी अधिवास है। दूसरा प्रकार कौन सा है? स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास का मतलब क्या है? स्थायी अधिवास से आशय है कि मनुष्य एक जगह घर बनाकर समूह के रूप में रहने लग गया, पशुपालन करने लग गया और कृषि कार्य करने लग गया, और वो समूह में रह करके अपनी सुरक्षा भी करने लग गया। तो यहाँ देखिए स्थायी अधिवास की बात करते हैं। जब मानव उत्तर पाषाण काल में, ये कौन सा काल था? आदि काल। ये कौन सा काल आ गया? उत्तर पाषाण काल। कि जब मानव उत्तर पाषाण काल में कृषि करने लगा तो उसने आवास बनाना स्टार्ट कर दिया और स्थायी आवास बनाने लग गया और वहां पर झोपड़ी बनाकर रहने लग गया तो कृषि कार्य करने लग गया। तो कृषि के साथ साथ वह पशु का पालन भी करने लग गया। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अब मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, विवेक से कृषि करने लग गया, खोज की उसने, उसके साथ साथ पशुपालन करने लग गया और अपनी आवश्यक चीजों को एक जगह प्राप्त करने लग गया। अब वो किसी कार्य पर निर्भर नहीं था। वो किस पर निर्भर हो गया? कृषि और पशुपालन पर। तो कृषि और पशुपालन किए जाने के कारण इन लोगों ने स्थायी बस्तियों का निर्माण किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थायी अधिवास क्या होते हैं? जब मानव उत्तर पाषाण काल में कृषि करने लगा तो उसका आवास स्थायी हो गया और वह स्थायी झोपड़ी बनाकर रहने लगा तथा कृषि से जीविका चलाने लग गया। तो अब मनुष्य स्थायी रूप से रहना स्टार्ट कर दिया। अब ये तो थी क्या? अधिवासों की एक तरह से बसाव के आधार पे, ठहराव के आधार पे, रहने के आधार पे प्रकार थे, अस्थायी और स्थायी। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो मानव बस्तियां थी, मानव बस्तियां, ये बस्तियां भी कार्य की शैली के आधार पे, आकार के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, घरों की संख्या के आधार पे अलग अलग प्रकार की होती है। एक बस्ती होती है आपकी ग्रामीण बस्ती, इसको रूरल एरिया कहते हैं। एक होती है आपकी नगरीय बस्ती जो अर्बन में आती है। ये दो बस्तियां होती है, एक ग्रामीण बस्ती होती है और एक नगरीय बस्ती होती है। इनकी एक पहचान होती है कि किन आदिवासियों को तो हम किन आदिवासियों के समूह को तो हम ग्रामीण बस्ती कहें और किन आदिवासियों के समूह को हम नगरीय बस्ती के अंतर्गत रखें। देखो एक इसमें क्वेश्चन भी आता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का वर्णन कीजिए। कभी कभार पूछ लेते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो ग्रामीण बस्ती की बात करते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास है इसमें रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है। सबसे पहली बात तो यही है कि ग्रामीण अधिवास में रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है, आवासों की संख्या कम होती है और ये क्षेत्रीय अवस्था में पाए जाते हैं, विक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आदिवासियों में रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, उनका जो मुख्य कार्य है वो प्राथमिक क्षेत्र के कार्य होते हैं। यानी कि यहाँ के लोग प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में संलग्न होते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन कौन से कार्य आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में? जैसे कृषि करना है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना है, मत्स्य पालन करना है, या जैसे मान लो खनन का जो कार्य होता है, इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग ग्रामीण बस्तियों में रहा करते थे, जिन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो इसकी एक डेफिनेशन लिखना कि ग्रामीण आदिवासियों में निवास करने वाले लोग प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में संलग्न रहते हैं तथा जनसंख्या व आदिवासियों की संख्या कम पाई जाती है। इस प्रकार के आदिवासियों को हम ग्रामीण अधिवास कहते हैं। अब जैसे नगरीय अधिवास की बात करें, जैसे नगरीय अधिवास की बाद में आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, इसकी तुलना कर लें कि नगरीय अधिवास कौन से अधिवास होते हैं। यानी कि नगरीय अधिवास वे अधिवास होते हैं जिनमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है, आवासों की संख्या ज्यादा होती है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, इन अधिवासों में रहने वाले लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके
कौन से क्षेत्र को छोड़ करके, प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके द्वितीय और तृतीय सेक्टर के जो कार्य होते हैं, यहाँ तक कि जो चतुर्थ सेक्टर के जो कार्य होते हैं, इस प्रकार के कार्यों में लोग संलग्न रहते हैं। जैसे किसी का निर्माण करना है, व्यापार करना है, आदि प्रकार के कार्यों में ये लोग संलग्न रहते थे। इनकी संख्या भी ज्यादा है और इनके घरों का जो समूह है वो भी सघन पाया जाता है। तो वो नगरीय बस्ती होगी, उसको नगरीय बस्ती कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण बस्ती की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन ने देख ली। इसमें ये भी देख लें कि कौन कौन सा कार्य इसमें किया जाता है। अब ग्रामीण बस्ती होती है, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, वहाँ पर सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, या मनुष्य जिस प्रकार की जो क्रियाएं करता है इसके आधार पे, या इनका जो समूह है, लोगों की संख्या है, आदिवासियों का जो समूह है, उसके आधार पे इन बस्तियों को अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आकार, बसाव, भौतिक, सांस्कृतिक कारकों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है इसका गुंचित बस्ती, कुंचित बस्ती, संकेंद्रित बस्ती, या केंद्रित बस्ती, या अधिवास। अनेक नाम से जानते हैं, मुख्य नाम लेते हैं तो इसका सघन अधिवास होता है, कुंजित अधिवास होता है, लेकिन इसको साथ साथ अनेक नामों से भी जानते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है एकांकी व प्रकीर्ण प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है? एकांकी यानी कि अकेला, प्रकीर्ण बिखरा हुआ प्रकार होता है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं, मिश्रित होता है। तीसरा प्रकार कौन सा होता है? मिश्रित अधिवास, यानी कि मिश्रित जो अधिवास है, ये जो पहले जो 2 अधिवास की बात की, एक तो सघन अधिवास होता है, एक प्रकीर्ण अधिवास होता है, तो इनके बीच की जो अवस्था होती है, इस प्रकार के अधिवास को बड़े मिश्रित अधिवास की श्रेणी में रखते हैं। और एक होता है पल्ली अधिवास। कौन सा अधिवास होता है? पल्ली। इसको अनेक नाम से भी जानते हैं, इसको बस्ती, पाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक समूह में, एक समाज विशेष के लोग जहाँ पे निवास करते हैं, उसको बड़े पल्ली बस्ती कहते हैं। तो इस प्रकार बस्ती, ग्रामीण बस्तियां हैं, इसके कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए। अब अपन इन 4 प्रकार की बात करते हैं। 4 प्रकार, पहला है सघन या गुंचित बस्ती है, अगला है प्रकीर्ण एकाकी बस्ती है, अगला मिश्रित बस्ती, और उससे नेक्स्ट वाला कौन सा है? पल्लीकृत बस्तियां। तो इस प्रकार कि भाई अपन ने ग्रामीण बस्ती को कितने प्रकार से डिवाइड किया? 4 प्रकार से डिवाइड किया। तो इसका जो पहला प्रकार है वह कौन सा है? सघन अधिवास। किसकी बात करेंगे? सघन अधिवास की। अभी अभी अपने चर्चा की कि सघन अधिवास क्या होता है, कि सघन अधिवास को कुंजित, संहत व संकेंद्रित अधिवास के रूप में भी जाना जाता है। इसको कुंजित अधिवास भी कहते हैं, संहत अधिवास भी कहते हैं, संकेंद्रित अधिवास भी कहते हैं, और केंद्रित अधिवास के रूप में भी जाना जाता है। अब इस अधिवास की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लो आप ट्यूशन से करो, या एग्जाम में क्वेश्चन लिखो, या अपने नोट्स में क्वेश्चन बनाओ, तो जो इसकी विशेषताएं हैं उनको टॉपिक में लेना, एरो बना करके इसको लिखना, आप देख करके लिख सकते हैं। अब देखो सघन अधिवास की विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता क्या होती है? कि नाम से विदित है कि इनमें आवास गृह पास पास होते हैं। नाम क्या है? सघन। सघन का मतलब क्या होगा? कि घर पास पास होंगे, और इनमें घरों की संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40 से 50 घरों का समूह हो सकता है, आवासों का समूह हो सकता है। दूसरा है, ये बाढ़ सुरक्षित स्थान पर बसे होते हैं, यानी कि ऊंचे स्थान पे होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ऊंचे स्थान पे होते हैं। जैसे अपने कृषि क्षेत्र होते हैं, और जो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर जो एरिया होता है, उसका जो कुछ उठा हुआ भाग होता है, तो वहां पे इन अधिवास को निर्माण किया जाता है, और उसके चारों ओर कृषि कार्य किया जाता है। तो ये कैसे क्षेत्र में होते हैं? ये बाढ़ सुरक्षित स्थान पर बसे होते हैं, और सभी आवास एक जगह केंद्रित होते हैं। सभी आवास क्या होते हैं? एक जगह केंद्रित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जगह केंद्रित होने के कारण ये सभी प्रकार की समस्याओं का मिलकर के मुकाबला कर सकते हैं। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपने कहावत सुनी होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब मिलकर के अगर रहेंगे, मिलकर के कार्य करेंगे, तो दूसरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो इस प्रकार से सघन बस्ती हो गई।
अब देखो ये सघन बस्तियां होती है, ये किन क्षेत्र में होती है? जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में गंगा का जो मैदान है, सतलज नदी का जो मैदान है, या राजस्थान के जो कुछ मैदानी प्रदेश हैं वहां पर इस प्रकार की सघन बस्तियां बसी हुई मिलेंगी आपको। तो ये गंगा सतलज और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है, वह प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास होता है। ये प्रकीर्ण और एकांकी अधिवास कैसे अधिवास होते हैं? ये अधिवास जैसे मान लो कि आप अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इधर सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ का जो सरफेस तल है उबड़ खाबड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार वगैरह, यानी कि मैदानी भागों का भाव है। तो वहां पर जो घर है वो बिक्री अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र होते नहीं है, मैदानी क्षेत्र होने के कारण ये अपने घर समूह में नहीं बना पाते हैं। तो प्रकीर्ण एकांकी अधिवास की बात करते हैं, यह अधिवास विरल रूप में बिक्री अवस्था में पाए जाते हैं, विरल रूप में बिक्री अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है? जिस प्रकार से इसकी विशेषता थी उसी प्रकार से इसकी विशेषता लिखेंगे कि ये अधिवास छिद्रे और बिखरे रूप में पाए जाते हैं, एक जगह नहीं पाए जाते। एक जगह क्यों नहीं पाए जाते हैं? कि मैदानी क्षेत्र में नहीं होते हैं, ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो घर बनाने के लिए इनको मैदानी क्षेत्र नहीं मिल पाता, समूह में घर नहीं बना पाते हैं। व्यक्ति एकांकी रूप में रहते हैं, अब सीधी सी बात है, सही बात है, तो अगर घर ही अकेला है तो एकांकी रूप में रहेगा, समूह में नहीं रहेगा, तो एकांकी रूप में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का मानव स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, स्वतंत्र रूप से रहता है, पॉपुलेशन का कोई दबाव ही नहीं है, इसलिए स्वतंत्र रूप से रहता है। अब इस प्रकार के जो प्रदेश, इस प्रकार के जो अधिवास हैं आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? जैसे अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं तो जहाँ के प्रेरी प्रदेश हैं, कनाडा के प्रदेश हैं, एशिया के स्थिति प्रदेश हैं, इसके साथ साथ गंगा नदी के जो हादर क्षेत्र हैं, यहाँ पर इस प्रकार के अधिवासों का समूह आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के अधिवासों का प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास समूह का समूह आपको देखने के लिए मिले जाएंगे। अब अगला तीसरा आता है मिश्रित अधिवास। तीसरा कौन सा आता है आपका? मिश्रित अधिवास। अभी मिश्रित अधिवास क्या है? अभी बात की थी कि ये अधिवास, पहले के जो दो अधिवास है उनका जो मध्य का स्वरूप, मध्य का भाग है, ये अधिवास सगरे में एकांकी अधिवासों के मध्य की अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है? ये अर्धसघन व अर्ध केंद्रित होते हैं, नहीं तो प्रकीर्ण होते हैं और नहीं सघन होते हैं। तो ये अर्धसघन व अर्ध केंद्रित होते हैं और ये सघन व एकांकी के मध्य की अवस्था होती है। तो इसकी दो विशेषता है। अब ये अधिवास आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अपन बात करते हैं इस प्रकार के अधिवास कोटा के सांगोर तहसील है, वहां का खुद गांव है, वहां पर इसके विशेष समूह आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये अधिवास मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसका जो चौथा जो भाग है पल्ली अधिवास, चौथा भाग कौन सा है? पल्ली अधिवास। अभी मिश्रित अधिवास कैसे बनता है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि मिश्रित अधिवास का निर्माण कैसे होता है। देखो जैसे मान लो कोई सघन अधिवास है, कौन सा अधिवास है? सघन अधिवास है। और सघन अधिवास से लोग बाहर निकलना, कभी कभार क्या होता है कि गांव के लोग है बाहर जाकर के ढाणी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, या कभी कभार क्या होता है कि ऐसा कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है जिसके कारण वहां के गांव खंडर में बदल जाते हैं और वहां के लोग अलग अलग स्थानों पे जाकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से सघन क्षेत्र के, सघन जो बस्ती है उसके विखंडन से जो अधिवास बनते हैं उनको हम एक तरह से मिश्रित अधिवास के रूप में रखते हैं। अब बात करते हैं चौथा जो अधिवास आपका वो पल्ली अधिवास है। कौन सा है? पल्ली अधिवास। अब पल्ली अधिवास क्या होता है? पल्ली अधिवास की बात करते हैं, जैसे मान लो अपना गांव है, गांव में अलग अलग समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं या और कोई समाज के लोग हैं, कोई दूसरे समाज के लोग हैं, तो आप देखेंगे कि अक्सर एक समाज के लोग एक जगह निवास करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस क्षेत्र को छोड़ करके उसके आसपास के क्षेत्र में जाकर के रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे वहां पर एक छोटी पल्ली बन जाती है, एक बस्ती बन जाती है जिसमें विशेष रूप से एक ही समाज के लोग निवास करते हैं। कैसे लोग निवास करते हैं? एक ही समाज की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पल्ली बस्ती का नाम चेंज नहीं होता है, वो उसी नाम से जानी जाएगी जिस क्षेत्र से वो लोग आए हैं, जिस क्षेत्र को छोड़ करके आए हैं
उसी के नाम से इस पल्ली बस्ती को जाना चाहेगा। इसमें विशेष तौर से एक ही प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो गांव का छोटा भाग है, पल्ली है, अधिवास है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ये मुख्य रूप से जो गांव वगैरह होती है, कोई बस्ती होती है, उसके आसपास के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको पांडा बस्ती भी कहते हैं, बस्ती भी कहते हैं इसको, ठीक है, ढाणी भी कहते हैं इसको। पल्ली को जो ढाणियां नहीं होती क्या बने, तो पल्ली बस्ती को, पल्ली अधिवास को ढाणी के रूप में भी जाना चाहता है। तो इस प्रकार से अपने ग्रामीण अधिवास है उनके प्रकार हो गए। पहला प्रकार कौन सा था, सगर अधिवास। दूसरा प्रकार कौन सा था, प्रकीर्ण अधिवास। तीसरा अधिवास कौन सा था, मिश्रित अधिवास। चौथा अधिवास कौन सा था, पल्लीकृत अधिवास। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं कि अपन ने अधिवास के बारे में पढ़ा है, तो मानव अधिवास के बारे में पढ़ा है। तो मानव अधिवास क्या होते हैं, जो मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है, उन घरों को आवास कहते हैं। आवासों का समूह होता है, उनको अपन अधिवास कहते हैं। अधिवासों को दो रूप में रखा गया है। पहला अस्थायी अधिवास है, दूसरा स्थायी अधिवास है। अस्थायी अधिवास की बात करें तो आदिम काल की बात करते हैं कि जब मनुष्य कहीं रहता था और अपने पशुओं के साथ अन्यत्र चला जाया करता था चारे के लिए या आखेट के लिए। उस क्षेत्र में जो जानवर समाप्त हो जाते थे तो उनकी खोज में लोग अन्यत्र चले जाते थे, तो उनको एक तरह से अपने अस्थायी अधिवास के अंदर रखते हैं। दूसरा अपन ने स्थायी अधिवास की बात की थी कि जो उत्तर पाषाण काल में मनुष्य एक जगह घर बनाने पर रहने लग गया, कृषि करने लग गया, पशुपालन करने लग गया, इसलिए उनके अधिवास क्या हो गए, स्थायी अधिवास के अंदर बदल गए। वो स्थायी रूप से अपने स्थान पर रहने लग गए। तो अब आगे चलकर अपने मानव अधिवासों की बात की थी कि जो मानव बस्तियां हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ग्रामीण बस्ती में डिवाइड किया था, एक नगरीय बस्ती में डिवाइड किया था। ग्रामीण बस्ती की बात की थी तो ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय बस्ती की बात करते हैं। एक बस्ती कौन सी होती है, ग्रामीण। एक बस्ती कौन सी होती है, ग्रामीण बस्ती होती है। और एक कौन सी होती है, नगरीय बस्ती होती है। एक तो कौन सी है, ग्रामीण, और एक कौन सी है, नगरीय। एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर क्या होता है। जब अंतर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंतर की, तो सबसे पहला अंतर किसके आधार पे लेते हैं, आवास के आधार पे लेते हैं। किसके आधार पे लेते हैं, आवास। आवास का मतलब क्या है कि इसमें आवास करने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास करने वाले लोगों की संख्या कम होती है, आवासों की संख्या कम होती है, जबकि नगरीय क्षेत्र में आवास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है और आवासों की संख्या भी ज्यादा होती है। सेकंड जो इसका अंतर करते हैं वो व्यवसाय के आधार पे करते हैं। किसके आधार पे करते हैं, व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पे जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो अभी पढ़ा है अपन ने कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, आखेट करते हैं या कोई खनन का कार्य करते हैं। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र के आवास की बात करते हैं ये द्वितीय और तृतीय सेक्टर के आवास में संलग्न होते हैं, ये प्राथमिक सेक्टर में संलग्न नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से गैर कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि का मतलब समझ गए कि कृषि के अलावा जो कार्य होते हैं गैर कृषि कार्य कहते हैं। आवास हो गया, व्यवसाय हो गया, और आगे देखते हैं कि सामाजिक संरचना की बात करते हैं। सामाजिक संरचना, देखो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, इनमें सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक पाई जाती है। ये एक दूसरे के प्रति सहनशील होते हैं, एक दूसरे के प्रति दयाभाव रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की परवाह करते हैं और सहयोग के लिए आगे भी आते हैं। लेकिन ऐसा ग्रामीण बस्तियों में नहीं पाया जाता है। ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक प्रगाढ़ता बहुत कम होती है, ये सहयोगी बहुत कम होते हैं, ये अपने आप में अपने आप पर निर्भर होते हैं, दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, ये सामाजिक संरचना हो गई। गतिशीलता देखते हैं इसकी, क्या देखते हैं, गतिशीलता। गतिशीलता की बात करते हैं तो गतिशीलता में अपन ये देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो कम गतिशील होते हैं, वो गमन है आवागमन कम करते हैं, जबकि शहर के लोग होते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। दूसरा अब इसमें अंतर कर सकते हैं तो उपभोग में काम ली जाने वाली सामग्री में भी कर सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कम वस्तु का उपभोग करते हैं, लेकिन शहर के लोग होते हैं अधिक वस्तु का उपभोग करते हैं।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जो बस्तियां होती है इनमें अंतर पाया जाता है। इसका अंतर अपन कर सकते हैं, तुलनात्मक अंतर कर सकते हैं, दोनों में एक तरह से अंतर करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों के लोग कैसे होते हैं, नगरीय बस्तियों के लोग कैसे होते हैं।